चैप्टर 1 गन क्लब। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय युद्ध के दौरान मैरीलैंड के बाल्टीमोर शहर में एक नया और बहुत प्रभावशाली क्लब स्थापित किया गया था। यह अच्छी तरह से ज्ञात है कि जहाज मालिकों, दुकानदारों और मैकेनिकों के उस देश में सैन्य प्रवृत्ति किस ऊर्जा के साथ विकसित हुई थी। वेस्ट पॉइंट में मिलिट्री स्कूल पास किए बिना ही साधारण व्यापारी अपने काउंटरों से कूदकर कैप्टन, कर्नल और जनरल बन गए। वे जल्द ही पुराने महाद्वीप के अपने साथियों से प्रतिस्पर्धा करने लगे और उनकी तरह ही गोलियों, लाखों और लोगों की बदौलत जीत हासिल की। लेकिन जहां अमेरिकियों ने बैलिस्टिक्स के विज्ञान में यूरोपीय लोगों को पीछे छोड़ दिया, या इंजन के इस्तेमाल से बड़े हथियार फेंकने में, ऐसा नहीं है कि उनके हथियार उच्च स्तर की पूर्णता प्राप्त कर चुके थे, लेकिन वे असामान्य आयामों के थे और परिणामस्वरूप अब तक अज्ञात रेंज के थे। अंग्रेज, फ्रांसीसी और प्रशियाई लोगों को फ्लैंक, रनिंग, एनफील्डिंग या पॉइंट ब्लैंक फायरिंग के बारे में कुछ भी सीखने को नहीं है, लेकिन अमेरिकी तोपखाने के दुर्जय इंजनों की तुलना में उनकी तोप, हॉवित्ज़र और मोटा महज पॉकेट पिस्तौल हैं। इस तथ्य से किसी को भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। दुनिया के पहले मैकेनिक यंकी जन्मजात इंजीनियर हैं, जैसे कि इटालियन संगीतकार हैं और जर्मन तत्वमीमांसक। इसलिए उन्हें बैलिस्टिक के विज्ञान पर अपनी साहसी सरलता का प्रभाव डालते देखना सबसे स्वाभाविक है। इसलिए वे विशालकाय तोपें, सिलाई मशीनों से बहुत कम उपयोगी हैं, लेकिन उतनी ही आश्चर्यजनक और बहुत अधिक प्रशंसनीय हैं। पैरेट, डाहलग्रेन और रोडमैन द्वारा इस शैली के चमत्कार सर्वविदित हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग, पेलिसा और ट्रेल डे ब्यूलियक्स के पास अपने ट्रांसअटलांटिक प्रतिद्वंद्वियों के सामने झुकने के अलावा कुछ नहीं बचा था। इसलिए उत्तरी और दक्षिणी लोगों के बीच भयानक संघर्ष के दौरान तोपची सैनिकों की बहुत मांग थी। संघ के समाचार पत्रों ने उनके आविष्कारों को उत्साह के साथ प्रकाशित किया, और ऐसा कोई छोटा व्यापारी या भोला भाला मूर्ख नहीं था जो असंभव प्रक्षेप पथ वाले इंजनों के बारे में गणना करने में दिन रात अपना सिर खपाता न रहता हो। अब जब किसी अमेरिकी के पास कोई विचार होता है तो वो उसे साझा करने के लिए किसी दूसरे अमेरिकी की तलाश करता है। यदि वे 3 हैं, तो वे एक अध्यक्ष और 2 सचिवों का चुनाव करते हैं। 4 होने पर वे एक क्लर्क का चुनाव करते हैं और एक कंपनी की स्थापना की जाती है। 5 एक आम बैठक बुलाते हैं और क्लब का गठन होता है। बाल्टीमोर में ऐसा ही हुआ। जिस पहले व्यक्ति ने एक नई तोप का आविष्कार किया, उसने उसे ढालने वाले पहले व्यक्ति और उसे छेदने वाले पहले व्यक्ति को साझेदारी में ले लिया। गन क्लब का केंद्र ऐसा था। इसके गठन के 1 महीने बाद इसके 1833 प्रभावी सदस्य थे और 30,575 संगत सदस्य थे। सदस्य बनने की इच्छा रखने वाले हर व्यक्ति पर एक शर्त अनिवार्य रूप से लगाई गई थी, एक तोप का आविष्कार किया हो या कम से कम उसे पूर्ण किया हो, या तोप न होने पर किसी प्रकार का बंदूक। लेकिन सच कहें तो 15 बैरल वाली राइफल, रिवॉल्वर या तलवार पिस्तौल के आविष्कारकों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी। हर परिस्थिति में तोपची को हमेशा उनसे बेहतर माना जाता था। एक दिन गन क्लब के एक विद्वान वक्ता ने कहा, उनका जो सम्मान किया जाता है वो उनकी तोप के आकार के अनुपात में है तथा उनके प्रक्षेप्य द्वारा तय की गई दूरी के वर्ग के सीधे अनुपात में है। थोड़ा और आगे बढ़ते तो यह नैतिक व्यवस्था पर लागू न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम होता। एक बार जब गन क्लब की स्थापना हो गई तो अमेरिकियों की आविष्कारशील प्रतिभा पर इसके प्रभाव की आसानी से कल्पना की जा सकती है। युद्ध के इंजनों ने विशाल आकार ले लिया और अनुमत दूरी से परे प्रक्षेपित प्रक्षेपास्त्रों ने हानिकर पैदल यात्रियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। इन सभी आविष्कारों ने यूरोपीय तोपखाने के डरपोक उपकरणों को बहुत पीछे छोड़ दिया। इसका अनुमान निम्नलिखित आंकड़ों से लगाया जा सकता है। पहले, अच्छे पुराने समय में एक 36 पाउंडर 300 फीट की दूरी से 36 घोड़ों को काट देता था, पार्श्व में हमला करता था और 68 आदमियों को मार देता था। तब ये कला अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी। तब से प्रक्षेपास्त्रों ने अपना रास्ता बना लिया है। रोडमैन गन जो आधे टन वजनी प्रक्षेपास्त्र को 7 मील की दूरी तक भेजती थी, वह आसानी से 150 घोड़ों और 300 आदमियों को काट सकती थी। गन क्लब में इसके साथ एक गंभीर प्रयोग करने की कुछ चर्चा हुई। लेकिन अगर घोड़े अपनी भूमिका निभाने के लिए सहमत होते
तो दुर्भाग्य से आदमी कम पड़ जाते। जो भी हो, इन तोपों का प्रभाव बहुत घातक था और हर बार गोली लगने पर लड़ाके दरांती के कान की तरह गिर जाते थे। ऐसे प्रक्षेपों के बाद वह प्रसिद्ध गोला क्या था जिसने 1587 में कोट्रास में 25 लोगों को अपाहिज बना दिया था, और वह गोला जिसने 1758 में ज़ोंडॉफ में 40 फंतासिनों को मार डाला था, और 1742 में केसेल्डॉफ की ऑस्ट्रियाई तोप जिसके हर शॉट ने 70 दुश्मनों को जमीन पर गिरा दिया था। जेना या ऑस्टलिट्स में वह आश्चर्यजनक गोलाबारी क्या थी जिसने युद्ध का भाग्य तय किया। संघीय युद्ध के दौरान और भी बहुत सी अद्भुत चीजें देखी गई थीं। गेटिसबर्ग की लड़ाई में एक राइफल बैरल द्वारा फेंकी गई शंक्वाकार गोली ने 173 संघियों को काट डाला था, और पोटोमेक के मार्ग पर एक रोडमैन की गेंद ने 215 दक्षिणी लोगों को स्पष्ट रूप से एक बेहतर दुनिया में भेज दिया था। एक दुर्जेय मोटा का भी उल्लेख किया जाना चाहिए, जिसका आविष्कार गन क्लब के एक प्रतिष्ठित सदस्य और स्थायी सचिव J.T. मैस्टन ने किया था, जिसका परिणाम कहीं अधिक घातक था, क्योंकि परीक्षण के तौर पर इसके फटने से 337 लोग मारे गए थे। ये सच है। इन आंकड़ों में और क्या जोड़ा जा सकता है जो अपने आप में इतने वाकपटू हैं? कुछ भी नहीं। इसलिए सांख्यिकीविद पिटकेर्न द्वारा प्राप्त निम्नलिखित गणना को बिना किसी विवाद के स्वीकार किया जाएगा। प्रोजेक्टाइल के नीचे गिरे पीड़ितों की संख्या को गन क्लब के सदस्यों की संख्या से विभाजित करके उन्होंने पाया कि उनमें से प्रत्येक ने अपने हिसाब से औसतन 2375 लोगों और एक अंश को मार डाला था। इस तरह के परिणाम पर विचार करने से ये देखा जा सकता है कि इस विद्वान समाज का एकमात्र उद्देश्य मानवता का परोपकारी तरीके से विनाश करना था और सभ्यता के साधन माने जाने वाले आग्नेयास्त्रों को परिपूर्ण बनाना था। यह विनाशक स्वर्गदूतों का एक समूह था जो दुनिया के सबसे अच्छे लोग थे। ये भी जोड़ना होगा कि ये अमेरिकी सैनिक, जो हमेशा से ही बहादुर रहे हैं, उन्होंने खुद को सूत्रों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि अपने सिद्धांतों के लिए खुद को बलिदान कर दिया। उनमें हर रंग के अधिकारी शामिल थे, जिन्होंने अभी अभी हथियारों के पेशे में पदार्पण किया था और वे जो अपनी बंदूक गाड़ी पर बूढ़े हो गए थे। गन क्लब की सम्मान पुस्तिका में जिन लोगों के नाम दर्ज थे, उनमें से कई युद्ध के मैदान में ही रहे और जो वापस आए उनमें से अधिकांश ने अपनी निर्विवाद वीरता के निशान लिए हुए थे। बैसाखी, लकड़ी के पैर, जोरदार हाथ, हुक वाले हाथ, गुट्टा परचा जबड़े, चांदी के कपाल, प्लेटिनम की नाक, संग्रह में कुछ भी नहीं था, और ऊपर वर्णित पिटकेर्न ने भी इसी तरह गणना की कि गन क्लब में हर 4 लोगों में एक हाथ भी नहीं था और 6 लोगों में केवल 2 पैर थे। लेकिन इन बहादुर तोपचियों ने ऐसी छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया, और जब युद्ध की रिपोर्ट में बताया गया कि मरने वालों की संख्या खर्च किए गए प्रक्षेपास्त्रों की मात्रा से 10 गुना अधिक थी, तो उन्हें गर्व महसूस हुआ। तथापि एक दिन, वह एक दुखद और शोकाकुल दिन था, जब युद्ध में बचे हुए लोगों ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए थे। गोलीबारी का शोर धीरे धीरे बंद हो गया था, मोटा शांत हो गए थे। हॉवित्जर तोपों की थूथन काफी समय के लिए बंद कर दी गई थी, और तोपों की थूथन दबाकर शस्त्रागार में रख दी गई थी। पाकों में गोलियों के ढेर लगा दिए गए थे। खूनी यादें मिट गई थीं। अच्छी खाद वाले खेतों में कपास की झाड़ियां शानदार ढंग से उगाई थीं। शोक के वस्त्र पुराने पड़ने लगे थे, साथ ही दुख भी छा गया था, और गन क्लब के पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। कुछ पुराने हाथ, अडिग कार्यकर्ता, अभी भी बैलिस्टिक में अपनी गणनाएं करते रहे। वे अभी भी विशाल बम और बेजोड़ हॉवित्जर की कल्पना करते रहे। लेकिन व्यर्थ के सिद्धांतों का क्या फायदा था जिन्हें व्यवहार में नहीं लाया जा सकता था। इसलिए सैलून खाली हो गए, नौकर ड्योरी में सो गए, अखबार मेजों पर फफूंद लग गए, अंधेरे कोनों से उदास खर्राटों की आवाजें आ रही थीं, और गन क्लब के सदस्य, जो पहले बहुत शोर मचाते थे, अब विनाशकारी शांति के कारण चुप हो गए, प्लेटोनिक तोपखाने की नींद सो गए। ये दुखद है, बहादुर टॉम हंटर ने कहा, जबकि उसके लकड़ी के पैर धूम्रपान कक्ष की चिमनी पर कार्बन जमा कर रहे थे। कुछ करने को नहीं, आगे देखने को कुछ नहीं। कितना थकाऊ जीवन है। वो समय कहाँ है जब तोपें हर सुबह अपनी खुशनुमा आवाज़ों से तुम्हें जगाती थीं। वो समय समाप्त हो चुका है, बिल्सबी ने अपनी खोई हुई भुजाओं को फैलाने की कोशिश करते हुए उत्तर दिया।
तब कुछ मजा था। आपने एक हॉवित्ज़र का आविष्कार किया था और इसे दुश्मन पर आजमाने से पहले ही आप इसे चलाकर वापस चले गए थे। फिर आप शर्मन से प्रोत्साहन पाकर या मैक्लेलन से हाथ मिलाकर शिविर में वापस चले गए। लेकिन अब जनरल अपने काउंटरों पर वापस चले गए हैं और तोप के गोलों के बजाय वे बिना किसी नुकसान के कपास की गांठें फेंक रहे हैं। आह, संत बार्ब की कसम, तोपखाने का भविष्य अमेरिका के हाथों खो गया है। हाँ, बिल्सबी, कर्नल ब्लॉमसबरी ने चिल्लाते हुए कहा, ये बहुत बुरा है। एक सुबह तुम अपने शांत काम धंधे छोड़ देते हो, तुम्हें हथियारों के इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया जाता है, तुम बाल्टीमोर से युद्ध के मैदान के लिए निकलते हो, तुम एक नायक की तरह व्यवहार करते हो, और 2 साल में, या ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल में, तुम्हें इतनी थकान के बाद भी दयनीय आलस्य में सोने के लिए मजबूर होना पड़ता है और अपने हाथ जेबों में रखने पड़ते हैं। बहादुर कर्नल के लिए अपने कब्जे की कमी का ऐसा सबूत देना बहुत मुश्किल होता, हालांकि कमी जेबों की नहीं थी। और फिर, युद्ध की कोई संभावना नहीं है, प्रसिद्ध जे.टी. मैस्टन ने अपने स्टील के हुक से अपने गुट्टा परचा कपाल को खुजलाते हुए कहा, अब क्षितिज पर एक भी बादल नहीं है क्योंकि तोपखाने के विज्ञान में इतना कुछ करना है। मैंने खुद आज सुबह ही युद्ध के नियमों को बदलने वाले मोटा की योजना, बेसिन और ऊंचाई के साथ एक आरेख तैयार किया है। वास्तव में, टॉम हंटर ने उत्तर दिया, अनायास ही उन्हें माननीय जे.टी. मैस्टन के अंतिम निबंध की याद आ गई। वास्तव में, मैस्टन ने उत्तर दिया, लेकिन ऐसे अध्ययनों के अच्छे परिणामों और इतनी सारी कठिनाइयों पर विजय पाने का क्या फायदा है? ये केवल समय की बर्बादी है। नई दुनिया के लोग शांति से रहने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, और हमारा युद्धप्रिय ट्रिब्यून जनसंख्या की भयावह वृद्धि के कारण आने वाली आपदाओं की भविष्यवाणी करने तक चला गया है। फिर भी, मैस्टन, कर्नल ब्लॉमसबेरी ने कहा, वे हमेशा राष्ट्रीयता के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए यूरोप में लड़ रहे हैं। उसका क्या? क्यों? वहाँ कुछ काम हो सकता है, और अगर उन्होंने हमारी सेवाएं स्वीकार कर ली तो? तुम क्या सोच रहे हो? बिल्सबी चिल्लाया, विदेशियों के लाभ के लिए बैलिस्टिक्स पर काम करो। कर्नल ने उत्तर दिया, शायद ऐसा करना, ऐसा बिल्कुल न करने से बेहतर होगा। जे.टी. मैस्टन ने कहा, निःसंदेह, ये बेहतर होगा, लेकिन ऐसा कोई उपाय नहीं सोचा जा सकता। ऐसा क्यों? कर्नल ने पूछा। क्योंकि उनकी उन्नति के विचार हमारे सभी अमेरिकी रीति रिवाजों के विपरीत होंगे। वे लोग सोचते हैं कि आप सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में सेवा किए बिना जनरल इन चीफ नहीं बन सकते, जो ये कहने के समान है कि कोई भी व्यक्ति बंदूक नहीं चला सकता जिसने बंदूक नहीं चलाई हो। अब ये बस इतना ही है। बेतुका, टॉम हंटर ने अपनी कुर्सी की भुजाओं को अपने धनुष चाकू से काटते हुए कहा, और जैसे हालात हैं, हमारे पास तंबाकू उगाने या वेल तेल आसवित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्या? जे.टी. मैस्टन चिल्लाया, क्या हम अपने जीवन के इन अंतिम वर्षों को आग्नेयास्त्रों को परिष्कृत करने में नहीं लगाएंगे? क्या हमारे प्रक्षेपास्त्रों की रेंज को परखने का कोई नया अवसर नहीं आएगा? क्या वायुमंडल अब हमारी तोपों की चमक से प्रकाशित नहीं होगा? क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी जो हमें किसी ट्रांसअटलांटिक शक्ति के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने की अनुमति देगी? क्या फ्रांस हमारे किसी स्टीमर को नहीं मार देगा, या इंग्लैंड, राष्ट्रों के अधिकारों की अवहेलना करते हुए, हमारे 3 या 4 देशवासियों को फांसी पर नहीं लटका देगा? नहीं, मैस्टन, कर्नल ब्लॉमसबेरी ने उत्तर दिया, ऐसी कोई किस्मत नहीं। नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं होगी, और अगर हुई भी, तो वह हमारे किसी काम की नहीं होगी। अमेरिकियों की संवेदनशीलता दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, और हम बर्बाद होते जा रहे हैं। हाँ, हम काफी विनम्र हो रहे हैं, बिल्सबी ने उत्तर दिया। और हम अपमानित हैं, टॉम हंटर ने उत्तर दिया। ये सब बिल्कुल सच है, जे.टी. मैस्टन ने नए जोश के साथ उत्तर दिया। लड़ाई के लिए हजारों कारण मौजूद हैं, और फिर भी हम नहीं लड़ते। हम पैरों और हाथों की बचत करते हैं, और वह भी उन लोगों के लाभ के लिए जो नहीं जानते कि उनका क्या करना है। यहाँ देखिए, युद्ध के लिए किसी भी उद्देश्य को आगे बढ़ाए बिना, क्या उत्तरी अमेरिका पहले अंग्रेजों का नहीं था? निस्संदेह, टॉम हंटर ने गुस्से से अपनी बैसाखी के सिरे से आग में हाथ मारते हुए उत्तर दिया।
ठीक है, जे.टी. मैस्टन ने उत्तर दिया, इंग्लैंड अमेरिकियों का क्यों नहीं होना चाहिए? कर्नल ब्लॉमसबेरी ने उत्तर दिया, ये न्याय होगा। जे.टी. मैस्टन ने चिल्लाते हुए कहा, जाओ और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने ये प्रस्ताव रखो और देखो कि तुम्हारा कैसा स्वागत होता है। ये बुरा स्वागत नहीं होगा। बिल्सबी ने युद्ध से बचाए गए अपने 4 दांतों के बीच से फुसफुसाया। जेटी मैस्टन ने कहा, मुझे विश्वास है कि अगले चुनावों में उन्हें मेरे वोट पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। नहीं हमारे ऊपर, इन झगड़ालू विकलांगों ने एक स्वर में उत्तर दिया। जेटी मैस्टन ने आगे कहा, इस बीच और निष्कर्ष के तौर पर, अगर वे मुझे अपने नए मोटा को वास्तविक युद्ध के मैदान पर आजमाने का अवसर नहीं देते हैं, तो मैं गन क्लब के सदस्य के रूप में अपना इस्तीफा भेज दूंगा और मैं अरकानसस के जंगलों में जाकर खुद को दफना लूंगा। हम आपके पीछे वहां तक आएंगे, उद्यमी जे.टी. मैस्टन के वार्ताकारों ने उत्तर दिया। हालात ऐसे हो गए थे और क्लब अधिक उत्साहित हो रहा था तथा विघटन की कगार पर पहुंच गया था, तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी जिसने इतनी अफसोसनाक तबाही को रोक दिया। उपरोक्त वार्तालाप के अगले ही दिन क्लब के प्रत्येक सदस्य को एक परिपत्र प्राप्त हुआ जिसमें निम्नलिखित शब्द थे। बाल्टीमोर, 3 अक्टूबर। गन क्लब के अध्यक्ष को अपने सहकर्मियों को ये सूचित करने का सम्मान प्राप्त है कि 5 तारीख को होने वाली बैठक में वे उन्हें एक अत्यंत रोचक प्रकृति का संदेश देंगे। इसलिए वे सभी अन्य कार्यों को स्थगित करके वर्तमान आमंत्रण के अनुसार उपस्थित होने का अनुरोध करते हैं। उनके समर्पित सहयोगी इम्पे बार्बिकिन, PGC।